हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके लिए सेकंड पोएम 10th क्लास के लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है फायर एंड आइस, रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश। आपको इस पोएम के हर पॉइंट के बारे में बताऊँगा ताकि पोएम आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सबसे पहले चलिए पोएट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, ताकि पोएट के बारे में इसलिए जान पाएँ कि पोएट ने अपनी जो ये प्रेजेंट पोएम है वो क्या आपको देना चाहते हैं। पोएट का नाम, कंप्लीट जो नेम है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, जो कि अमेरिकन पोएट हैं। इनका जन्म 1874 में हुआ और 1963 तक इन्होंने अपना जीवन जिया। इन्हें अपने जीवन काल में 4 बार पुलिट्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया। फर्स्ट टाइम 1924 में, और इनकी फेमस बुक थी न्यू हैम्पशायर। उसके बाद 1931, 1937 और 1943 में भी इन्हें पुलिट्ज़र प्राइज़ से नवाजा गया। स्टूडेंट्स, आपने 10th क्लास में एक पोएम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। दूसरी पोएम जो आज आप पढ़ रहे हैं, फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल और द रोड नो टेकन, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स में आती हैं। अब इस पोएम को समझने के लिए आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझने पड़ेंगे। आपको ये जानना पड़ेगा कि इस पोएम का जो कंटेंट है, जो इस पोएम के अंदर बातें लिखी गई हैं, वो कैसे या कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिनसे इन बातों को समर्थन मिलता है। आप पोएम में पढ़ेंगे कि फायर और आइस का रेफरेंस आता है। ये फायर और आइस का जो रेफरेंस है, ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है। अगर हम इसको रिलीजन के तौर पर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी में, और बात करते हैं वर्ल्ड के एंड की, कि संसार का अंत कैसे होगा। अगर क्रिश्चियनिटी की माने तो हम ये मानकर चलते हैं कि इस वर्ल्ड का जो एंड है वो फायर से होगा। और अगर हम साइंटिस्ट की भी माने तो साइंटिस्ट भी ये मानते हैं कि वर्ल्ड में अगर कभी एंड होता है तो ये धरती हो सकता है इतनी गर्म हो जाए कि पूरी धरती जो है वो लावा से भर जाए और इस पृथ्वी का जो है नाश हो जाए, या कोई उल्का पिंड धरती से टकराए और पूरी पृथ्वी पर आग लग जाए। ये भी एक थ्योरी है। दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू और इस पोएम में निकल कर आता है स्टूडेंट्स, वो है कि डांटे की पोएम थी इन्फेर्नो, उसमें भी इस बात का रेफरेंस हुआ है कि वर्ल्ड का जो एंड है वो आइस से हो सकता है, यानी इस पूरी पृथ्वी का टेम्परेचर इतना गिर जाए कि जीवन का रहना ही मुश्किल हो जाए। तो वो भी एक थ्योरी जो है यहाँ पर दी गई है। स्टूडेंट्स, अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे धर्मों में बार बार जिक्र आता है प्रलय का, और प्रलय के बारे में आप जानते ही हैं कि पूरी पृथ्वी पर इतना पानी होगा कि सारी सृष्टि उसके अंदर डूब जाएगी और पूरी पृथ्वी पर लाइफ का एंड हो जाएगा। तो इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में देते हुए हम पोएम को आगे कंटिन्यू करते हैं। ये आगे जो थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू है ये उसी का एक्सप्लेनेशन है कि पूरी धरती की जो क्रस्ट है वो इतनी गर्म हो जाएगी कि पूरा जो कोर को भी गर्म कर देगी और सारी धरती से जो है सृष्टि का विनाश हो जाएगा। बाकी जो दूसरे साइंटिस्ट ये भी बिलीव करते हैं कि टेम्परेचर भी इतना नीचे जा सकता है कि धरती पर जीवन ही मुश्किल हो जाए। और एक ऐसी स्थिति कब आ सकती है जब सूर्य जो है अपना काम करना बंद कर दे। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि करोड़ों साल बाद ऐसा होगा कि सूर्य जो उसकी रोशनी वो डिम हो जाएगी और उसका जो प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा, उस समय पूरी पृथ्वी बहुत ठंडी और अंधकार में चली जाएगी। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहें तो अगर कंडीशन कोई भी ऐसी बनती है तो इन दोनों कंडीशन में लाइफ की पॉसिबिलिटी इस धरती पर नहीं है। अब जो हमने पीछे बात की, जो पिछली 2 स्लाइडों में हमने बात की, अब उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उसका गहराई में अर्थ कैसे लें हम। कि
हम क्यों पृथ्वी के नाश की बात कर रहे हैं, क्यों पृथ्वी के अंत की बात कर रहे हैं, क्यों मानवता के अंत की बात कर रहे हैं, क्यों जीवन के अंत की बात कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अगर हम आज की दुनिया में बात करें, तो ऐसे लगता है कि ह्यूमन हमारी जो इमोशंस हैं वो अनकंट्रोल्ड है, क्योंकि हमारी इमोशन हम पर रूल करती हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि हमारे जीवन में एक क्योस पैदा हो जाता है। तो पोएम का एक सिंबॉलिकल मीनिंग है। फायर और आइस जो दोनों मैंने रेफरेंस अब तक लिए, वो सिंबॉलिकल मीनिंग को क्लियर करने के लिए लिए हैं। क्या सिंबॉलिकल मीनिंग है दोनों का? कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इमोशंस, कि ह्यूमन जो इमोशंस हैं वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग भी है। डिज़ायर एंड हेटेड की अगर आप बात करें, आपको पता है कि डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर कहते हैं, और हेट्रेड तो आप ये है कि हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफ़रत करता है। और नफ़रत कितनी, तो इसकी जो अंदाज़ा है वो आप खुद लगा सकते हैं कि एक दूसरे से लोग कैसे नफ़रत करते हैं। तो जो फायर रिप्रेजेंट करता है वो बर्निंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है, और आइस रिप्रेजेंट करता है हेट्रेड को जो हम दूसरे लोगों से करते हैं। पोइट ये भी कहते हैं आगे कि द वर्ड विल पेरिश ट्वाइस। पेरिश माने बिल्कुल नाश हो जाना, ट्वाइस दो बार। कहते हैं एक बार होगा तो आग से होगा, आग से का मतलब बर्निंग डिज़ायर से होगा। और कहते हैं अगर वर्ड को दो बार पेरिश होना है, दो बार समाप्त होना है, तो हो सकता है वो सेकेंड टाइम आइस से हो। और आइस किसको रिप्रेजेंट करता है? हेट्रेड को। यानी हेट्रेड में भी इतनी पोटेंशियल है, नफ़रत में भी इतना पोटेंशियल है कि वो पूरे वर्ड को दूसरी बार भी जो है समाप्त कर सकता है। हालांकि इन दोनों में जो आप ये देखेंगे कि बर्निंग डिज़ायर और हेट्रेड में जो ग्रोथ होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है, लेकिन इसका भी सेम इफ़ेक्ट होगा जैसा डिज़ायर का होता है। आप टेक्स्ट को पढ़ते हैं, उम्मीद है अब आपको जो टेक्स्ट का जो पार्ट है वो धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा। पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब मैंने जिनको बोल्ड किया है, जो ज़्यादा ब्लैक में नज़र आ रहे हैं, आप उन वर्ड्स को ध्यान से पढ़िए। सम से, अब उसके बाद देखिए द वर्ड विल एंड इन फायर। पोएट क्या कह रहे हैं? कोई कहता है कि द वर्ड विल एंड इन फायर, फायर से उसका एंड हो जाएगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सम से इन आइस। थर्ड लाइन देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी फायर जो है डिज़ायर को रिप्रेजेंट कर रही है। कहता है जहाँ तक मैंने आज तक डिज़ायर के बारे में अनुभव किए हैं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन लोगों के साथ जाता हूँ जो ये कहते हैं कि फायर से ही दुनिया का अंत होना है। एक्सप्लेनेशन में वही बातें हैं, केवल मैंने उसको लाइनों में लिख दिया है। क्या बिलीव करता है? कि अनकंट्रोल्ड ह्यूमन डिज़ायर विच इज़ इक्वल टू फायर एंड इट विल बी द काज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दैट्स वाई द पोएट फेवर्स दैट द वर्ल्ड विल एंड ड्यू टू बर्निंग डिज़ायर। ये क्वेश्चन जब आपको पूछे जाएंगे तो ये लाइनें आपके बहुत काम आने वाली हैं। सेकेंड स्टैंजा देखिए, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। अब देखिए सेकेंड स्टैंजा में क्या लिया? पेरिश ट्वाइस। कहता अगर धरती को दो बार सृष्टि का विनाश होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, ये हेट इतनी है, इतनी नफ़रत है, ये भी सफिशेंट है डिस्ट्रक्शन करने के लिए, ये भी सफिशेंट है। यानी हमारे अंदर जो नफ़रत है वो भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है कि वो भी धरती का नाश कर सकती है अगर उसे कंट्रोल ना किया जाए तो उम्मीद है पोएम तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक्सप्लेनेशन वही जो बातें मैंने पीछे बताई है आपको, तो सेम बातें हैं कि लाइफ का एंड होना है ट्वाइस, अगर होना है तो हेट भी ह्यूमन एक फैक्टर है जो धरती का नाश
कर सकता है। अब स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे तो आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिए, कैसे अटेम्प्ट करने हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इसी के लिए मैंने इसमें 3 तरीके से आपको लिख कर दिया है। जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन से आप समझिए, व्हाट इज़ द फायर सिंबल ऑफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट को मैंने रेड में किया, रेड में इसलिए किया है कि व्हाट से हमें ये तो पता लग जाएगा हमें आंसर क्या देना है। उसके बाद व्हाट का काम ख़त्म हो जाएगा और इसको हम आंसर में से हटा देंगे। इसके बाद जितना आपका पार्ट बचता है, इज़ द फायर सिंबल ऑफ, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम, अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर ध्यान हो, आपने मेरे ग्रामर के सेशन देखे हों तो क्या करेंगे, द फायर सब्जेक्ट बनेगा इज सिंबल ऑफ बर्निंग डिज़ायर इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी बर्निंग डिज़ायर को हमने यूज़ करना था। फायर किसका सिंबल है, बर्निंग डिज़ायर का। केवल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमने क्या किया, द फायर इज सिंबल ऑफ बर्निंग डिज़ायर। अगर आप ह्यूमन बींग्स लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिख सकते तो आप बर्निंग डिज़ायर तक भी जो है कम से कम आप लिखने की पहले प्रैक्टिस करें। व्हाट इज़ द आई सिंबल ऑफ, मेरे ख्याल हेट्रेड की हमने बात की थी, तो इससे आप आंसर बनाएंगे। व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ ऑल लाइफ इन स्टेंजा 1। अब पोएट, अब देखो व्हाट को हमने हटाना ही है, तो व्हाट से पता लगा डज। अब टेंस देखिए कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द पोएट थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ ऑल लाइफ इन स्टेंजा 1 से आपने आंसर देना है। स्टेंजा 1 में लाइफ का एंड कैसे बताया था पोएट ने, फायर से। बस फायर वर्ड का हमने यहाँ रेफर करना है, तो कैसे करेंगे, द पोएट को पहले लिखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, थिंक की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS, थिंक्स दैट ऑल लाइफ विल एंड इन फायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डज इट रेफर टू इन द लाइन बट इफ इट, यानी आपको पोएम से ही एक लाइन दी गई है, बट इफ इट, इसमें यह बताना है इट किसको रेफर करता है, इट किसको रेफर करता है। जब आप लाइन पढ़ रहे हैं तो आपको पता लग जाता है इट रेफर कर रहा है किसको, वर्ड को। अब डज, अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रेफर तो रेफर्स हो जाएगा, तो इट रेफर्स टू द वर्ड इन द लाइन्स, जो भी लाइन आपको आगे दी गई है। यानी अब थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा मन लगाएंगे, तो आपको सारा क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। लास्ट 5वां क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। ये आंसर लिखना आप सीख लीजिए। हर पैसेज के साथ, हर स्टेंजा के साथ या तो नेम ऑफ द ऑथर पूछेगा, या नेम ऑफ द पोएट पूछेगा, नेम ऑफ द राइटर पूछेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि फॉर्म बदली होगी लेकिन क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम होगा, आंसर भी लिखने का तरीका सेम होगा, केवल पोएम का नाम और पोएट का नाम बदल जाएंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज़ फायर एंड आइज एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो स्टूडेंट, आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इसके बारे में आप अपने कमेंट मुझे ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, और अगर समझने में कोई कमी हो, अगर चाहते हैं कि आप मेरे से भी कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर बहुत अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नई नई वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ उनको आप देखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।